चलो, तो अब आज के टॉपिक पे आता हूं बेटा मैं, दैट इज माय राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। ये राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या है बेटा? ये कंट्रोल सिस्टम का एक ऐसा क्राइटेरिया है which tells us how many poles of a system or a transfer function lie in the right half plane। सर ये राइट हाफ प्लेन का फंडा क्यों बेटा? स्टेबिलिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमको ये कहती है कि एक ट्रांसफर फंक्शन या फिर एक सिस्टम के अगर पोल्स की मैं बात करूं, जब वो सारे के सारे लेफ्ट हाफ में लाई करते हैं, देन आ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। लेकिन अगर उसका एक भी पोल, एक सिंगल पोल अगर राइट हाफ में चला गया, देन दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो बेटा इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सिस्टम के कितने पोल राइट हाफ में जाते हैं, ताकि हम ये जज कर पाए वेदर माय सिस्टम इज स्टेबल और इफ इट इज अनस्टेबल। तो अगर बेटा राइट हाफ पोल एक या एक से अधिक हुए तो सिस्टम हो गया अनस्टेबल, और अगर राइट हाफ पोल 0 हुए यानी सारे पोल लेफ्ट हाफ में हुए, देन इट इज स्टेबल। लेकिन मेरे बच्चों यहां पे एक चीज और समझने वाली है कि सर अगर ये मालूम चल जाए कि कोई पोल राइट हाफ में, तो दैट इज सफिशिएंट ना? कितने हैं ये जानना क्यों जरूरी है बेटा? डिग्री ऑफ इनस्टेबिलिटी या डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, इसी चीज को कहते हैं कौन सा सिस्टम ज्यादा अनस्टेबल होगा? जिस सिस्टम के ज्यादा पोल राइट हाफ में होंगे। कौन सा सिस्टम कम अनस्टेबल होगा? जिसके कम पोल राइट हाफ में होंगे। तो कितने पोल राइट हाफ में जाते हैं ये बताता है कि कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है और कौन सा सिस्टम ज्यादा अनस्टेबल है। तो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी की आप बात कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहां पे हम 3 तरह के सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। वन इज द स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस सिस्टम के सभी पोल लेफ्ट हाफ में चले जाएं या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे हो। लेकिन इमेजिनरी एक्सिस को आप सिग्नल्स एंड सिस्टम में तो काउंट कर लेते हो स्टेबल में, कंट्रोल में नहीं काउंट करते हो। तो कंट्रोल में आप क्या कहते हो? जिस सिस्टम के सभी पोल सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हाफ में लाई करें, दैट इज सेड टू बी अ स्टेबल सिस्टम। फिर दूसरा आता है मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल में हम कहते हैं जिस सिस्टम के कुछ पोल इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएं, बट याद रहे इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल ना हो। रिपीटेड पोल होने का मतलब ना होने का मतलब क्या है? एक लोकेशन पे एक से अधिक पोल ना हो। अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा पोल होते हैं, देन दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो इमेजिनरी एक्सिस पे पोल तो हो, लेकिन सिंपल पोल हो, या ये कह दो पोल जिसकी डिग्री हो 1। अनस्टेबल सिस्टम फिर कौन सा हुआ? जिसका एक भी पोल राइट हाफ में चला जाए या इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल मिल जाए। रिपीटेड पोल यानी कि जैसे J2 है, अब J2 पे अगर 2 पोल मिल गए, देन इट विल बी अनस्टेबल टाइप ऑफ अ सिस्टम। ठीक है। अब साई मुझसे पूछ रहे हैं सर यूट्यूब क्रैश कोर्स और प्लस क्रैश कोर्स में क्या फर्क है? बेटा पहली बात तो यूट्यूब क्रैश कोर्स में अभी मेरा तो कोई सब्जेक्ट लग नहीं रहा, और आई कांट से कि मेरा कोई सब्जेक्ट आने भी वाला है। लेकिन प्लस पे मैं क्रैश कोर्स के अंदर 10 के 10 सब्जेक्ट ले रहा हूं, और यूट्यूब पे रफ्तार सीरीज ले रहा हूं। दोनों के पैटर्न में ह्यूज डिफरेंस है। प्लस के क्रैश कोर्स में टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट को निपटाते चलेंगे। रफ्तार सीरीज में टॉपिक्स रैंडम है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक मैं करा सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंपॉर्टेंस एज पर द गेट एग्जाम। तो यहां पे सीक्वेंसिंग नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट हम एट अ टाइम कवर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे। और प्लस पे जो मैं क्रैश कोर्स ले रहा हूं वहां 10 के 10 सब्जेक्ट ले रहा हूं। हर सब्जेक्ट 8 दिन से लेके 12 दिन के अंदर अंदर कवर कराया जाएगा। उसमें डेली आपको घर के लिए असाइनमेंट भी दिया जाएगा, क्लास में क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और बाकी उसके अंदर टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं। तो कंप्लीट पैकेज हो जाता है। चल अब बेटा राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या कहता है? राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी को जज करना है तो हमें राउथ अरे बनाने की जरूरत है। हम जब राउथ अरे फॉर्म करते हैं और उसका फर्स्ट कॉलम हम चेक करते हैं, तो अगर फर्स्ट कॉलम के सभी का साइन सेम आ जाए, फर्स्ट कॉलम के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, अगर सभी का साइन सेम आ जाए तो सिस्टम कहलाता है स्टेबल, और उसके राइट हाफ पोल होते हैं 0।
तो सर कितने राइट हाफ पोल होंगे ये कैसे मालूम चलेगा? बेटा आप ये देखेंगे जो फर्स्ट कॉलम है राउथ अरे का, फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट वर्टिकल जो है, फर्स्ट वर्टिकल जो है इसके अंदर कितनी बार साइन बदल रहा है। जितनी बार साइन बदलेगा, जो नंबर्स इसके अंदर लिखे उनका जितनी बार साइन बदलेगा, दैट मेनी नंबर ऑफ पोल्स विल लाई इन द राइट हाफ प्लेन। और AK-47 बेटा जीरो से स्टेबिलिटी नहीं जज होती, इट इज ओनली फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, अब देखो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अगर ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? जब ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को हम जीरो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है ट्रांसफर फंक्शन का जिसके इक्वल में रखा है जीरो। तो हम ये कहते हैं सभी टर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सेम साइन होना चाहिए और कोई भी टर्म मिसिंग ना हो, यानी ऐसा ना हो जैसे s² + 5, यहां पे s की पावर 1 मिसिंग हो गई, s² के बाद सीधे आ गई s की पावर 0। तो ऐसे ही कोई भी s की पावर मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है s³ + 3s² + 4s + 7, तो यहां पे बेटा हर एक पावर आ रही है s की, 3 भी आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है और फिर 0 यानी कांस्टेंट। तो बीच में से कोई भी टर्म मिसिंग ना हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। सभी टर्म्स का साइन सेम हो और बीच में से कोई टर्म गायब ना हो। तो ये दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब आप आगे की बात कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ बेटा, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन वॉयलेट हुई तो ये तो गारंटी है कि सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। हो सकता है मार्जिनली स्टेबल हो सकता है अनस्टेबल हो, लेकिन स्टेबल नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना नेसेसरी है, लेकिन ये सेटिस्फाई होने के बावजूद हो सकता है सिस्टम स्टेबल ना निकले। ऐसा मत सोचना अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हमेशा स्टेबल ही होगा, नहीं, हो सकता है अनस्टेबल हो जाए, हो सकता है मार्जिनली स्टेबल हो जाए। जैसे देखो अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेटा मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत किए तो सिलेक्शन नहीं होगा, दैट इज नेसेसरी कंडीशन। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, यह भी पक्का है। तो मेहनत जरूरी है लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। तो यह कंडीशन नेसेसरी है, जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना होना स्टेबिलिटी के लिए काफी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा कि व्हाटएवर इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, अगर ये नहीं हुआ तो गारंटी है कि सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। अच्छा एक बार आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों के में सिस्टम में अटक रहा है क्या लेक्चर? बफर हो रहा है क्या? एक बार मुझे कंफर्म करो भाई, जल्दी से कंफर्म करो यार। आप लोगों में अटक रहा है क्या लेक्चर? क्योंकि मेरी स्क्रीन पे बीच बीच में लोड हो रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज तो कोई इशू नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा फिर मेरे में ही हो रहा है ऐसा, तुम्हारे में नहीं हो रहा, चलो फिर ठीक है। अपने में हो तो चलेगा भाई, तुम लोगों के में बढ़िया चलना चाहिए, वो जरूरी है। अब देखो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं। पहले हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम यहां पे ना s की पावर लिखते चलते हैं, जो हाईएस्ट पावर है पहले वो लिखी, फिर उससे नेक्स्ट पावर लिखेंगे, फिर उससे भी नेक्स्ट पावर लिखेंगे, s की पावर m-2। अब हम क्या करते हैं ना, कोएफिशिएंट एक एक छोड़ के लिखना, पहले a0, फिर a2, a1 को खा जाओ, फिर a4, a6, ऐसे करके पूरी रो बना लो। अब जो कोएफिशिएंट छोड़े हैं उनको लिखो, a1, a3, a5, इस टाइप से एक एक जो छोड़ा था वो लिख लो। अब इतना तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन से मिल जाएगा, ये दो रो तो डायरेक्टली इक्वेशन से लिख सकते हैं। आगे की रोज बेटा हमें डिराइव करनी पड़ती है। डिराइव कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 माइनस a0 a3, फिर डिवाइड कर देंगे a1 से। तो देखो a1 a2 माइनस a0 a3 डिवाइडेड बाय a1। फिर ऐसे ही मेरे बच्चे अगली टर्म कैसे निकालोगे, a1 a4 माइनस a0 a5 बाय a1।
A1 A4 माइनस A0 A5 बाय A1, ऐसे करके निकालते चलोगे। अब इसके बाद अगली 2 रोज को कंसीडर कर लो, अगली रो के लिए लेटेस्ट 2 रोज को कंसीडर कर लोगे और फिर से यही करोगे। देखो अब की बार क्या करोगे बेटा, अब की बार B1 A3 माइनस A1 B2 अपॉन B1। देखो B1 A3, एक सेकेंड ये वाला गलत लिखा हुआ है, B1 A3 माइनस A1 B2, ठीक है। फिर देखो इसके बाद B1 A5 माइनस A1 B3, ठीक है, B1 A5 माइनस A1 B3 बाय B2, ये आ जाएगा। तो यहां पे बेटा आपको ना हमेशा डिवाइड किससे करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट से, और जो लेटेस्ट 2 रोज हैं उसमें यही ऑपरेशन बार बार चला के नेक्स्ट रो आप निकालते रहोगे जब तक कि आप s की पावर 0 पे ना पहुंच जाओ, जब तक कि आप ऐसे चलते हुए s की पावर 0 पे ना पहुंच जाओ। और फिर क्या करोगे, फिर बेटा आप फर्स्ट कॉलम का साइन देखोगे, क्या सभी टर्म्स का साइन सेम है तो स्टेबल है, राइट हाफ पोल 0 है, और अगर जितने यहां पे साइन चेंज हुए पहले कॉलम में उतने ही पोल आपके चले जाएंगे राइट हाफ में। जैसे ये एग्जांपल देखो, यहां हाईएस्ट पावर है s की पावर 4, तो पहले मैंने लिख दिया s की पावर 4। अब कोएफिशिएंट देखो 1, फिर एक छोड़ के 6, फिर 1, 1 6 1। अगला लिखो एक पावर कम करके s क्यूब। अब कोएफिशिएंट देखो 2 और 4, 2 और 4। अब अगला क्या करना है बेटा कि 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 4। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं, अगर यहां से कुछ भी कॉमन आ सकता है ना तो उसको कॉमन निकाल लेना। जैसे 2 और 4 में से ना 2 कॉमन आ सकता है तो दैट कैन सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, लेकिन कोई नेगेटिव नंबर कॉमन मत निकालना, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकालने से साइन बदल गया। अब तुमने अपनी मर्जी से साइन बदल दिया, तो कॉमन जो निकालते हैं वो पॉजिटिव नंबर ही निकालते हैं। कुछ भी निकाल लो, 2 निकाल लो यहां। अब देखो 12 माइनस 4 यानी 8 बाय 2 4 आ गया। फिर देखो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0, जहां टर्म गायब होती है वहां 0 मान लेते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 यानी 2 बाय 2 1। और अगर पता है डायरेक्ट लिखना है ना, तो जब कभी किसी के नीचे 0 आ जाए तो उस टर्म को डायरेक्टली ऐसे उठा लाते हैं, समझ रहे हो। जैसे 1 के साथ कोई दूसरी टर्म ही नहीं थी ना, यहां 0 था, तो आप डायरेक्टली इसको उठा के नीचे भी ला सकते थे। अब इनके अंदर करो भाई, अब इनके अंदर करो यही काम। 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 16 माइनस 2 14, 14 बाय 4 3.5। अब यहां पे तो गायब है टर्म, तो इसको उठा के ऐसे ही ले आओ। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसके सभी साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसके सभी साइन पॉजिटिव है, तो यानी कि यहां पे राइट हाफ पोल रहेंगे 0। टोटल होते बेटा 4। सर 4 क्यों होते टोटल? क्योंकि बेटा इसका ऑर्डर है 4। इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो लेफ्ट हाफ कितने हो गए फिर 4। भाई जब टोटल 4 है, राइट हाफ में गया नहीं, तो लेफ्ट हाफ में कितने हो गए 4 हो गए ना। मधु बेटा क्या होता है ना, ये वाला जो क्राइटेरिया जो राउथ ने दिया इसको हम डिराइव नहीं करते हैं, तो ये क्राइटेरिया हम लोग मान के चलते हैं दैट व्हाटएवर ही हैज गिवन अस। जैसे V इक्वल टू IR है, ओम्स लॉ, तो एक्सपेरिमेंटल है, वो उसने गिवन है, हम उसको कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, आएगा बेटा रवि आएगा, अनअकैडमी चैम्प्स का रिस्पॉन्स भी आएगा, थोड़ा टाइम रुको। ठीक है, अब बेटा क्या होता है यहां कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केसेस में क्या होता है कि अगर कोई रो की पहली टर्म 0 हो गई, तो सर इसे स्पेशल केस क्यों बोला? क्योंकि बेटा आप जानते हो ना नेक्स्ट रो डिराइव करने के लिए इसी टर्म से डिवाइड करते हैं। हर बार फर्स्ट कॉलम की टर्म से ही डिवाइड किया जाता है, तभी अगली रो बनती है। तो अगर ये 0 हो गई तो डिवीजन में दिक्कत आ जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं ना, एप्सिलॉन मान लेते हैं
where epsilon tends to 0 or it has same sign, as first term in previous row. पिछली रो की जो पहली टर्म है ना, वही वाला साइन आपको यूज करना है, लेकिन बेटा यहां पे आप इसको एप्सिलन से रिप्लेस करोगे, एप्सिलन टेंडिंग टू 0। तो यहां पे क्या है ना, हम ये कह रहे हैं कि टर्म एक्चुअली 0 नहीं हुई, टर्म टेंडिंग टू 0 हो गई, और फिर आगे की सारी टर्म आप एप्सिलन की टर्म में डिराइव करते जाओ और एप्सिलन टेंडिंग टू 0 के अनुसार आप उनका साइन पता लगाते जाओ। जैसे मान लो एप्सिलन -5 आई कोई टर्म, सपोज एप्सिलन -5। अब एप्सिलन तो 0 को टेंड कर रहा है, ऑब्वियसली एप्सिलन -5 नेगेटिव आएगा, तो मिल गया साइन। तो इस तरीके से सारी टर्म आगे की एप्सिलन की टर्म्स में आएंगी और एप्सिलन टेंडिंग टू 0 से उनका साइन पता लगाया जाएगा। अब बेटा दूसरा केस होता है अगर कोई पूरी रो ही 0 हो जाए। अगर देखो जैसे ये वाली पूरी रो 0 हो गई, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रीवियस रो से एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, प्रीवियस रो से एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन। प्रीवियस रो से बनने वाली इक्वेशन कहलाती है ऑक्सिलियरी इक्वेशन, और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं जिससे मिलती है अगली रो के जिसके सारे कोएफिशिएंट 0 थे, इसके नए कोएफिशिएंट निकालोगे विच विल बी नॉन जीरो बाय डिफरेंशिएटिंग द प्रीवियस रो। जैसे मान लो प्रीवियस रो की इक्वेशन मैंने लिखी s² + 5। अब इसका डेरिवेटिव जब लोगे ना s के रेस्पेक्ट में तो आया 2s, तो अगली रो का कोएफिशिएंट हो गया 2, समझे। ऐसे मान लो प्रीवियस रो मिली s4 + s² + 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4s³ + 2s। तो यहां कोएफिशिएंट मिल गए 4s³ का 4 और 2s का 2, यानी 4 और 2। तो प्रीवियस रो जो इक्वेशन देगी दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके डेरिवेटिव से आपको नेक्स्ट रो के कोएफिशिएंट मिलेंगे और फिर से आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो लेकिन देखो बेटा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और मैं बात करूं, तो देखो जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से रिलेटेड बातें करते हैं ना, तो क्या होता है, इसके जो पोल्स होते हैं ना, या पोल्स और रूट्स आर सिमेट्रिक about इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसके पोल्स और रूट्स जो होते हैं ना वो सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पे बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, यहां पे अगर मान लो मैं बात करूं यहां पे नंबर ऑफ साइन चेंज, बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे कितने साइन चेंज हैं, दैट इज नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इन RHP, ठीक है। जितने ऑक्सिलरी वाली के नीचे साइन चेंज होंगे ना, उतने रूट्स राइट हाफ में आएंगे ऑक्सिलरी के। तो देखो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इन LHP is equal to number of poles of auxiliary in RHP is equal to number of sign changes below auxiliary, ठीक है।
अब ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में हो गए। अब बात आती है इमेजिनरी की। जब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी तब तब इमेजिनरी पे पोल आने की संभावना बनेगी। याद रखना, संभावना, जरूरी नहीं है कि हो जाए। तो ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ साइन चेंज। मान लो यार जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी ना 6 ऑर्डर की, मान लो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी 6 ऑर्डर की, उसके नीचे 2 साइन चेंज आए। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी 6ठे ऑर्डर की, उसके नीचे 2 साइन चेंज आए, यानी 2 पोल उसके लेफ्ट में है और 2 राइट में है, लेकिन ऑर्डर तो 6 है, बाकी 2 कहां है, बाकी दोनों इमेजिनरी पे है। तो ये आपको ध्यान देना होगा बेटा कि अगर ऑक्सिलरी का ऑर्डर 6 था और साइन चेंजेस 2 हुए उसके नीचे, यानी 2 पोल लेफ्ट हाफ 2 राइट हाफ, बचे हुए 2 जाएंगे इमेजिनरी पे, तो यहां से इमेजिनरी निकलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए बेटा। इमेजिनरी कैसे निकालते हैं, टोटल RHP इज टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज। भाई ये तो ऑक्सिलरी के नीचे वाले तो ये बता रहे हैं ना ऑक्सिलरी के कितने राइट हाफ में है, लेकिन मैं कह रहा हूं पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके कितने पोल राइट हाफ में है, उसके लिए टोटल साइन चेंज देखोगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और फिर LHP क्या होगा, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि जितना ऑर्डर उतने पोल, माइनस राइट हाफ माइनस इमेजिनरी। LHP वाला लास्ट में निकलेगा। तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। याद रखना, इमेजिनरी पे तभी हो सकते हैं पोल जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बने, अदरवाइज इमेजिनरी पे नहीं होने वाले हैं, अदरवाइज इमेजिनरी पे नहीं होने वाले हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई है। चल आगे बढ़े। आप कहां थे बेटा, घर शिफ्ट कर रहे थे हम लोग पिछले 1 हफ्ते से, तो काफी गेस्ट भी आए हुए थे। उस चक्कर में मेरा स्टूडियो भी बिजी था, क्योंकि गेस्ट ज्यादा थे तो स्टूडियो में भी लोग रुके हुए थे, गेस्ट रूम में भी, बेडरूम में भी, हर जगह हम लोगों ने सब लोगों को किसी तरीके से ठहरने का इंतजाम कर रखा था। अब ऑब्वियसली यार अगर स्टूडियो में लोग रुके हैं तो क्लास थोड़ी हो पाएगी स्टूडियो से, लेकिन हाँ अब मेरा स्टूडियो फुल एंड फाइनल रेडी है, तो आप देख पा रहे हो आज मुझे यूट्यूब पे, है ना। मजा नहीं आता आपके बिना। अच्छा, मुझे नहीं पता था मेरा इतना रोल है स्टूडेंट लाइफ में कि मजा भी दिला रहा हूं मैं आजकल। चलो बता दिया भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.